हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनम्र स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ किंगडम फंजाई, दैट इज़ एस्कोमाइसिटीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो एस्कोमाइसिटीज़ में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक हम किंगडम फंजाई की दो क्लासेस, दैट इज मेस्टिगोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज ऊमाइसिटीज के बारे में बात कर चुके हैं, एंड सेकंड जाइगोमाइसिटीज, जो दोनों ही कैसी थी, लोअर फंजाई थी, बिकॉज देयर वाज नो सेप्टा, देयर वाज नो सेप्टा इन बिटवीन द सेल्स, दैट्स व्हाई दे वर कंसिडर्ड एज लोअर फंजाई। आज हम बात करेंगे हायर फंजाई की पहली क्लास के बारे में, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। इट कम्स अंडर द फाइलम एस्कोमाइकोटा, एंड एस्कोमाइसिटीज का नाम क्यों है वो हम आपको बताएंगे अभी। तो सैक फंजाई के नाम से भी जानी जाती है, सैक फंजाई। और सैक एक जैसे सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्पोरेंजियम है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सैक फंजाई। बहुत ही बड़ी ये क्लास है। इसके इसके अंदर जो है काफ़ी ऑर्गेनिजम्स है। लगभग मैं आपसे बताऊं तो ऑलमोस्ट जो है 30,000 स्पीशीज़ इसके अंदर है, और बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर फंजाई भी मिलेंगी, और साथ में एक यूनिसेलुलर फंजाई की स्पीशीज़ भी मिलेंगी जो कि ईस्ट है, ठीक है। तो जो ईस्ट है ना, बहुत ही मोस्ट कॉमन फंजाई जिसका हर कोई बच्चा नाम जानता है, ईस्ट, वो इट कम्स अंडर दिस क्लास एस्कोमाइसिटीज। ओके, सो पिगमेंटेड जो है फंजाई इसके अंदर है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, पिंक, अलग तरह की फंजाई, ठीक है ना। पाउडरी मिल्ड्यूज यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, कप फंजाई यहाँ पर है, मोरल्स यहाँ पर है, ट्रफल्स यहाँ पर है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो सेप्रोट्रॉफिक है, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, अगेन डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोज करने वाले, यानी कि वही डेड बॉडीज़ वगैरह, जो इसका एग्जाम्पल पहले बता चुका हूँ, चाहे वो डेड प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हों, या वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हों, उनको सबको डिकम्पोज करने का काम जो है वो ये फंजाई। कोप्रोफिलस यानी कि डंग फंजाई है ना, डंग लवर जो होती हैं। एंड आफ्टर दैट पैरासिटिक, ठीक है, यानी कि डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। सेप्टेट बिल्कुल यहाँ पर हायर फंजाई है, सेप्टेट हाइफे है यहाँ पर, यानी कि जो फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर सेप्टा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह का सेप्टा होगा, और सेप्टल्स में क्या होंगे, सेप्टल पोर्स होंगे। यहाँ पर आपको सेप्टल पोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो सेप्टा जो है वो मैंने आपको बताया था सेल्डम कंप्लीट, कभी कभार ही कंप्लीट होती है, अदरवाइज इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था वोरोनिन बॉडीज भी जो है टाइम आने पर जो है कई के बार जो है इनमें फिक्स हो जाती है, ताकि जो एक्सचेंज अगर नहीं करना हो फंजाई को तो बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। और डोलियोपोर सेप्टम बताए थे, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल पोर्स हैं, सिंपल सेप्टल पोर्स है। और अगेन सेल वॉल जो है वो काइटिन या फंगल सेलुलोज से ही बनी होती है, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं इसको माइसिटीज क्लास में। बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ए सेक्शुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज थ्रू कोनिडिया, और कोनिडिया के बारे में पहले बता चुके हैं। नॉन जो है मोटाइल ये स्पोर्स होते हैं, जो कि कोनिडियो फोर्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं, और नॉन मोटाइल ये होते हैं, ठीक है। और ईस्ट के अंदर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दैट इज़ थ्रू बडिंग एंड फिजन। तो ये आप पहले से जानते हैं, बडिंग क्या होता है और फिजन क्या होता है। बैक्टीरिया के केस में बात की थी अभी स्टार्टिंग में जब बताया था, तब भी आपको डिटेल में बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एस्कोमाइसिटीज क्लास में देखें तो फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स के थ्रू होता है, या सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से, या फिर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो होगा उसमें दो स्टेप पहले बता चुका हूँ, ये फंजाई में कॉमन है। पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनका फ्यूजन हो जाना, और फिर कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होना, ठीक है। जनरली हमने क्या देखा था, जनरली हम क्या देखते हैं, कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब वहाँ पर फिजन मतलब टूटना, ठीक है ना। कैरियो न्यूक्लियर फिजन, एंड देन जो है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का फिजन एक तरह से अलग होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर गैमी है, यानी कि फ्यूजन होगा, और दूसरा पहले प्लाज्मोगैमी होगी और बाद में कैरियोगैमी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया डाइकैरियोन स्टेज भी एक बन जाती है, ठीक है। ओके, सो एस्कस यहाँ पर जो है स्पेशल जो है कुछ स्पोरेंजियल सैक, यानी कि जो स्पोर्स हैं वो इन स्पोरेंजियल सैक में होंगे, जिनको हम एस्कस बोलते हैं, जो कि इसी एस्कोमाइसिटीज़ में देखने को मिलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो पोर्स होंगे। 4 या 8 हैप्लोइड मियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये 4 कब होंगे और 8 कब होंगे मियोस्पोर, या तो 4 होंगे या 8 होंगे हमेशा, ठीक है ना। वो क्यों होंगे उसके बारे में बताएंगे।
ठीक है ना। और ये जो हैप्लोइड मियोस्पोर्स है जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इंटरनली प्रोड्यूस होते हैं यानी कि एंडोजिनसली। ठीक है, अब ये जो एस्कस है या जो एस्काई प्लूरल अगर हम बोले तो एस्काई जो है ये फ्री भी हो सकती है और ये एग्रीगेट भी हो, मतलब एक साथ जुड़ भी सकती हैं और जुड़कर जो है क्या बना लेती हैं, फ्रक्टिफिकेशंस बना लेती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रक्टिफिकेशंस हैं कुछ एस्क्योमाइसिटीज की वो क्या होती हैं, एडिबल होती है यानी कि ईटेबल होती हैं, वी कैन ईट दैट पार्ट। ठीक है, सो ये किस में होती हैं, एंड कंसिडर डिलीशियस, ये डेलीसेशियस है ये एक्चुअल में जो है ये आपका जो है मोरल्स और ट्रफल्स के केस में ऐसा देखने को मिला है। किसके केस में देखने को मिला है, देखिए यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ है फ्रक्टिफिकेशंस ये कैसे बनी है। देखिए फ्रक्टिफिकेशन ही स्ट्रक्चर ही है, वो कैसे बना है, वो जो एस्काई है जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है ना, एग्रीगेट हो जाते हैं डाइकैरियोटिक यानी कि दो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर ये माइसीलियम बना लेते हैं जिसको हम फ्रक्टिफिकेशंस बोलते हैं, जो कि एस्कोकार्प, और ये एस्कोकार्प कुछ फंजाई में हमें देखने को मिलेंगी कि दे आर एडिबल, जैसे मोरल्स और ट्रफल्स में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस एस्कोमाइसिटीज, दैट इज ईस्ट। ईस्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ईस्ट जैसे मैंने बताया नॉन माइसीलियल है, ऑब्वियसली नॉन माइसीलियल है, यहाँ पर इस तरह के हाइफे वगैरह नहीं होता है, इस तरह का सेल है, देख सकते हैं हम यहाँ पर। सूडो माइसीलियल एस्कोमाइसिटीज इसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना, सूडो माइसीलियल जो है एस्कोमाइसिटीज इसको हम बोल देते हैं, सूडो मतलब फाल्स माइसीलियल टाइप। ठीक है, और एक सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करता है या तो बडिंग से करेगा या फिजन से करेगा, और जो दोनों से करेगा मतलब ऐसा ईस्ट जिसमें दोनों बडिंग भी होती है फिजन भी होते हैं, उनको हम हेलोबियल ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है जाइमेज, और मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि ये जो फंगस है ये एक्चुअल में इनका जो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, ठीक है ना, ये ईस्ट यहाँ पर इसके लिए खाना है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये एक पूरा फूड पार्टिकल है मान लीजिए। ठीक है, तो ये पहले क्या करेगा, ये जाइमेज एंजाइम को रिलीज करेगा बाहर, ये एंजाइम जो है इस फूड पार्टिकल पर एक्ट करेगा और इस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को क्या करेगा, सिंपल फूड में जो है ब्रेक कर देगा और इसका ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा ये ईस्ट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में होता है, जो कि यहाँ पर कौन कर रहा है, जाइमेज कर रहा है। लास्ट जो हमने बात की थी जिसके बारे में लास्ट हमारी जो जाइगोमाइसिटीज क्लास थी उसमें डाइएस्टेज नाम का एंजाइम था, आई थिंक मैंने वो बताया नहीं था, डाइएस्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो वहाँ पर काम करता है। अगर आपने वो चीज़ ना लिखी हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, डाइएस्टेज नाम का एंजाइम होता है वहाँ पर, वो ये मदद करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है ना, डाई आप स्पेलिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं DIASTATIC, डाइस्टैटिक सब्सटेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, डाइस्टैटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, जो कि राइजोडियल हाइफे जो उनका था वो सीक्रेट करता है, जो डाइजेस्ट करता है फूड को और डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, ये राइजोपस स्टोलोनिफर जो है फंजाई जिसके बारे में बात की थी। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ थी ईस्ट के बारे में। ईस्ट के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आपको पता है किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग जो होती है वो सैक्रोमाइसीज, ये जीनस वंश के बारे में हम यहाँ पर बात करें, सैक्रोमाइसीज। ठीक है ना, तो यहाँ पर बडिंग होती है और साइजोसैक्रोमाइसीज में जो है क्या होती है, फिजन होती है। ठीक है, तो फडिंग फिजन पहले से आपको पता है। बडिंग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, माइटोसिस हुई, इसमें आउटग्रोथ हुई और फाइनली एक नई ईस्ट बन गई। फिजन अगर देखें तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुई तो दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही हुआ था, कैरियोकाइनेसिस हुई और कैरियोकाइनेसिस के बाद आउटग्रोथ, और यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, नॉर्मल फिजन। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब देखिए अगर ईस्ट हैप्लॉइड है, ठीक है ना, यानी कि जो सिंगल सेट ये N है क्रोमोसोम, ठीक है ना, N अगर वो है तो क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर दो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अब ये दोनों हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म खुद ही बिहेव करते हैं गैमेट्स की तरह। ठीक है, तो इस तरह के जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं होलोगैमिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही गैमेट के तौर पर जो है क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है और वो
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म जब दोनों मिले तो इनके बीच में फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा और फिर एक जाइगोट से क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से जो हैप्लोइड पेरेंट थे, हैप्लोइड ही जो है यहाँ पर डॉटर सेल्स देखने को मिले। ठीक है, तो हैप्लोइड ईस्ट में हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू होलोगैमी। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अगर डिप्लॉयड है, अगर ईस्ट जो है वो डिप्लॉयड है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। कैसे? यहाँ पर डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या हो जाएगा, जो सेल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अब गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लोइड हो जाएंगे। ये हैप्लोइड गैमेट मिलेंगे और क्या बना लेंगे, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ देखिए डिप्लॉयड ही पेरेंट था और डिप्लॉयड ही जो है डॉटर सेल है। ठीक है, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है ना, लाइफ साइकिल। अब हैप्लोइड जो ईस्ट होते हैं, ठीक है ना, हैप्लोइड जो ईस्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो फिजन है वो साइजोसैक्रोमाइसीज में देखने को मिलेगा। और ये जो साइजोसैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस है, ये इसकी स्पीशी है, ये इसका जीनस है, ये हैप्लोइड है, ये हैप्लोइड है। तो ये जो हैप्लोइड ईस्ट हैं ये किस तरह से अपनी लाइफ पूरी जो है व्यतीत करते हैं, किस तरह से उसमें पूरे में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैसे सब पूरा प्रोसेस होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, और ये हैप्लोइड है तो हमेशा ज़्यादातर जो इनका फेज होता है वो हैप्लोइड, और इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को भी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। देखते हैं, तो यहाँ देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक सैक्रोमाइसीज साइजोसैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस है जो कि हैप्लोइड है। इसमें माइटोसिस हुई तो डिवाइड हो गए, 2 सेल्स बन गए। अब ये जो दोनों सेल्स हैं ये ही क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरह से जो है ये ऑर्गेनिजम्स ही हैं अभी, और ये ऑर्गेनिजम्स ही गैमेट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, होलोगैमी, जिसके बारे में मैंने बता चुका हूं आपको, जो कि हैप्लोइड ईस्ट में होता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और इसी जाइगोट को हम एस्कस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया एस्कोमाइसिटीज में एस्कस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा वो पिक्यूलियर होगा इसी क्लास में, एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में मियोसिस होती है, मियोसिस होती तो आपके 4, ऑब्वियसली मियोसिस 1 मियोसिस 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्या बने, एस्कोस्पोर्स बने, तो एस्कस से क्या बन गए, एस्कोस्पोर बन गए। अब अगर सिर्फ मियोसिस ही होकर रह जाती है तो ये एस्कोस्पोर कितने रह जाएंगे, 4। लेकिन अगर इस मियोसिस के बाद माइटोसिस भी हो जाती है तो ये कितने हो जाएंगे, एस्कोस्पोर 8। तो क्वेश्चन सीधा बनता है कि एस्कोमाइसिटीज क्लास में कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, 4 या 8? भाई दोनों, 4 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों वाला ही ऑप्शन आएगा हमेशा आपके पास, ऐसा नहीं है कि 4 या 8 आएगा। अगर 4 या 8 अलग अलग आता है तो वो फिर अलग से ऑप्शन में दिया होगा कि ओनली मियोसिस या मियोसिस आफ्टर माइटोसिस, तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट थिंग, है ना। ओके, आफ्टर दिस नाउ ईस्ट है यहाँ पर डिप्लॉन्टिक, यानी कि डिप्लॉयड ईस्ट है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा ये देखिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इस पूरी लाइफ साइकिल में एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर हैप्लोइड, यहाँ पर हैप्लोइड, 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 लगभग हैप्लोइड पूरी, सिर्फ एक ही बार जो जाइगोट था ना, जो एस्कस बना, वो ही सिर्फ डिप्लॉयड था, बाकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कैसी थी, हैप्लोइड थी। और इसलिए हमने इस लाइफ साइकिल को क्या बोला, हैप्लॉन्टिक। ये किस में होती है, साइजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में। अब अगर हम बात करें सैक्रोमाइकोइड, ये स्पेलिंग आप प्लीज ठीक कर लीजिए, MYCOIDES, सैक्रोमाइकोइड्स लुडविगी। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम देखें तो डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक में यहाँ पर देखिए आप, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसमें माइटोसिस हुई न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस माइटोसिस, ये बर्ड आउटग्रोथ हुई, आउटग्रोथ से ये बर्ड में चला जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर ये इससे ये 2n, ऑब्वियसली 2n ही रहेगा ना, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही रहेगा। इसमें मियोसिस हुई तो n हो जाएगा ये, ठीक है ना, हैप्लॉयड हो जाएंगे अब ऑर्गेनिज्म। फिर ये जब फ्यूजन हो जाएगी इन गैमेट्स में जैसे ही फ्यूजन हुई तो फिर से दोबारा जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये हमने देखा सैक्रोमाइकोइड लुडविगी में, ठीक है, जो कि एक डिप्लॉयड है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर देखिए पूरी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, सिर्फ एक बार जब ये मियोसिस के बाद जो ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हैप्लॉइड, सिर्फ यही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अदरवाइज सब आपको, यानी कि जो गैमेट्स हैं वही सिर्फ हैप्लॉइड है, अदरवाइज पूरी ऑर्गेनिज्म अपनी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल ही में ही सर्वाइव करता है। कुछ ईस्ट ऐसे भी हैं जैसे सैक्रोमाइसीस सर्वेसी, ठीक है ना, सैक्रोमाइसीस की ही ये स्पीशी है सर्वेसी, जिसमें जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि ये हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में भी जीता है और डिप्लॉयड में भी। तो वो देखते हैं कैसे, हैप्लॉन्टिक भी और डिप्लॉन्टिक भी। यहाँ देखिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है,
इसमें माइटोसिस होती है, यानी कि देखिए डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, इसमें बडिंग हुई तो न्यूक्लियस जो माइग्रेट कर गया और फिर जो है दोबारा से जो है देखिए ये ऑर्गेनिज्म, यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म और दोबारा से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिप्लॉइड ही पूरी लाइफ साइकिल रही, हैप्लॉइड ही पूरी लाइफ साइकिल रही। लेकिन अगर हम दूसरे केस में देखें, तो यहाँ देखिए अब ये जो थे दो ऑर्गेनिज्म कह लीजिए या गैमेट्स कह लीजिए, ठीक है, ये दे बिहेव लाइक अ गैमेट, ठीक है ना, ये क्या है, ये हैप्लॉइड है। होलोगैमी होती है, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक गैमेट्स एंड दे फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होता है, बडिंग होती है, माइटोसिस होती है, यहाँ पर माइटोसिस होगी जैसे, ठीक है, तो 2n ही है अभी भी, बडिंग हुई तो 2n इधर चला गया और 2n से फिर से एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फिर से ऑर्गेनिज्म बना लेंगे डिप्लॉइड जाइगोटी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनकी हो जाती है सैक्रोमाइसीस सर्वेसी में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और सैक्रोमाइसीस सर्वेसी ही इसलिए क्या, ये हेलोबियल ईस्ट भी मानी जाती है, क्योंकि देखिए इसमें फ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें सैक्रोमाइसीस सर्वेसी को ही हम हेलोबियल ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, हेलोबियल ईस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइकोइड्स को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्यूजन और बडिंग दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, हेलोबियल ईस्ट। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या क्या इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। ब्रीविंग इंडस्ट्री का मतलब है जो बियर बनाई जाती है, रम, विस्की, जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं वो सब इसी फंजाई जो है सैक्रोमाइसीस सर्वेसी, यानी कि एक तरह की फंजाई ईस्ट जो है एक्चुअल में ईस्ट का यूज करके बनाते हैं। और कौन सी ईस्ट अगर इन पर्टिकुलर आपको अगर जाना तो सैक्रोमाइसीस सर्वेसी ब्रीविंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री में अगेन बेक करने में, यानी कि बेकिंग में आप देखते हैं कि जैसे कि वो जो डफ बनाते हैं, लाइक अगर आप देखें बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, या फिर इवन यू माइट हैव नोटिस्ड वन थिंग, छोले भटूरे जो हैं, तो उनका जो डफ होता है, उनका जो आटा होता है वो काफ़ी फूला हुआ होता है बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट, सैक्रोमाइसीस ईस्ट, क्योंकि यही इस बेकिंग इंडस्ट्री में जो है यूज़ की जाती है, ताकि जो डफ है वो कैसा हो जाता है, वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है, वो सॉफ्ट। और आपने नोट की होगी ये बात कि हमारा जो चपाती वाला जो डफ होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और वो कुछ टाइम बाद भी हार्ड हो जाता है, और उस टाइम भी लगभग हार्ड सा ही रहता है, टफ होता है, थोड़ा स्पॉन्जी नहीं होता है एज कम्पेयर टू दैट छोले भटूरे वाला डफ। बट क्योंकि हम इस ईस्ट को उसमें जो है ऐड कर देते हैं इस सैक्रोमाइसीस सर्वेसी को, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जो डफ है सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। वाइटामिनाइज्ड फूड मतलब कुछ वाइटामिन के एडिशन। क्योरिंग ऑफ लीव्स, जैसे कोकोआ जो लीव्स हैं, कोकोआ जो बीन्स है, उनकी क्योरिंग, यानी कि क्योरिंग का मतलब होता है, देखिए जब सबसे पहले क्या होता है कि उनका फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि एनारोबिक एक तरह से रेस्पिरेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद जो है उनको ड्राई किया जाता है और फिर उनको रोस्ट किया जाता है उन बीन्स को, ठीक है ना। तो कोकोआ बीन्स में जनरली इनको क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको, ईस्ट को, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एरोमा बन जाता है उस पर्टिकुलर बीन्स में। जैसे टी के लीव्स को हम कुछ बैक्टीरिया से करते हैं, कॉफ़ी के बीन्स को भी हम करते हैं क्योर, ताकि एक पर्टिकुलर एरोमा उनका बन जाए, ठीक है, यानी कि खुशबू उनमें आ जाए एक, है ना। स्पॉयलेज फूड, बिल्कुल फूड स्पॉयलेज में बहुत बड़ा रोल है ईस्ट का, ठीक है ना, स्पॉयलेज ऑफ फूड में। और सिल्क इंडस्ट्री में भी ये जो है सिल्क की यील्ड को कम कर देते हैं बाय अफेक्टिंग जो सिल्क वॉर्म प्लांट्स। बहुत सारी प्लांट डिजीज़ ये कोज करते हैं, टोमेटो में, कॉटन में, ठीक है। बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ ये कोज करते हैं ये ईस्ट, लाइक अगर आप देखें तो इवन मिनिंजाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मिनिंजाइटिस यानी कि जो हमारी मिनिंजेस है, 3 जो मिनिंजेस प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे ब्रेन में होती हैं, उन को जो है इनमें इन्फ्लेमेशन कोज ये करते हैं। और ब्रेन ट्यूमर, स्किन प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम, तो ईस्ट इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये बातें थी ईस्ट के बारे में। अब हम दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं इस क्लास में, दैट इज़ पेनिसिलियम। देखिए पेनिसिलियम की ये जो स्पीशी है, आई एम एक्सट्रीम सॉरी, ये मुझे इटैलिक्स में करना चाहिए था बिकॉज ये बॉटनिकल नेम है या जोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है ये, है ना। तो ये अभी मैं फ़िलहाल इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम की स्पीशी जो है क्रिसोजिनम, ये एक एंटीबायोटिक, इससे हम जो आइसोलेट करते हैं दैट इज़ पेनिसिलिन। और पहली जो एंटीबायोटिक जो हमने बनाई थी, मैन्युफैक्चर की थी, वो पेनिसिलिन ही है। और इनके जो इन्वेंट करने वाले जो हैं, डिस्कवरी जिन्होंने की थी, वो ये बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे सामने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कई बार देखिए जो आप क्विज़ वगैरह, अगर आपके स्कूल की कुछ क्विज़ वगैरह कंपटीशन होते हैं तो उनमें कई बार साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस वजह से इनका
फेस भी आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि क्विज वगैरह में पूछ ले जाते हैं। फिर एक पेनिसिलियम की है ग्रीसोफिल्वम। तो ग्रीसोफुल्वम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंटी फंगल ड्रग, ये भी प्रोड्यूस करता है ग्रीसोफुल्विन के नाम से, ठीक है, एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। और राइपनिंग ऑफ चीज़ यानी कि चीज़ जो है पनीर जो उसको बनाने में एक तरह से मदद करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह, फ्यूमेरिक एसिड वगैरह, उनके प्रोडक्शन में भी मदद करती है पेनिसिलियम। और ब्लू ग्रीन अगर आप माउल्ड के रूप में ये अपेयर होती है यानी कि स्पॉयलर्स ऑफ फूड में, ये आप देख सकते हैं। ऑरेंज के ऊपर आपने ज़्यादातर देखा होगा, पहले वो थोड़ा ब्लैक सा होता है, फिर उस पर कुछ ब्लू ग्रीन सा कुछ अपेयर होने शुरू हो जाता है। वो एक्चुअल में जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जिन पे भी, जितने भी, उन पर एक्चुअल में ये पेनिसिलियम ही है जो ये सब काम करती है, ठीक है। तो इसके बाद पेनिसिलियम की बात हो गई। ये पेनिसिलियम नोटेटम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। नोटेटम जिसको हम पेनिसिलियम क्रिसोजेनम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया फॉर्मेशन से होती है, थ्रू कोनिडिया, और कोनिडिया ही जो है अलग अलग कलर देते हैं इस फंजाई को, ठीक है, इन फंगस को। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये इसकी हाइफे है, और ये जो है कोनिडियोफोर है, और कोनिडियोफोर के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैट्यूले, एंड देन स्टरिग्मा, स्टरिग्मा के ऊपर जो है चेन है कोनिडिया की। फिर ये कोनिडिया की चेन जो है वो, ये जो कोनिडिया है डिटैच होते हैं, डिटैच और डिस्पर्स होते हैं क्योंकि नॉन मोटाइल इसलिए एयर करंट्स का यूज़ करते हैं। एंड फाइनली जब ये फॉलो ऑफ होते हैं तो एक नए वेजिटेटिव पार्ट माइसिलियम को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से कंप्लीट होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर जैसे वेजिटेटिव पार्ट जो होता है उसमें मान लीजिए एक को हम नेगेटिव और एक को पॉजिटिव, जैसे कि हमने ज़ाइगोमाइसीटीज में माना था, मान लीजिए नेगेटिव स्ट्रेन है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन है, मेल फीमेल हमने यहाँ पर मान ली है, ठीक है। और फीमेल जो पार्ट है उसको हम एस्कोगोनियम बोलते हैं, और यहाँ पर इसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो एंथ्रीडियम है वो इस तरह से जो है कोइल कर लेता है किसको, एस्कोगोनियम को, ठीक है। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है डाइकैरियोन, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से पहले ही यहाँ पर फ्यूज हो गई है। तो ये डाइकैरियोन स्टेज, मैंने आपको बताया ना, डाइकैरियोटिक जो स्टेज है, डाइकैरियोन से 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए न्यूक्लियस दोनों थे यहाँ पर पहले से ही 2 सेल्स में, और क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जो है उनका फ्यूजन हो गया, इस वजह से यहाँ पर डाइकैरियोनिक स्टेज बन गई है। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है एस्कोजिनस हाइफी, ये जो हाइफी एक्सटेंड हो जाती है जिसको हम एक्सोजिनस हाइफी बोलते हैं। देन इसमें माइटोसिस यानी कि 2 जो न्यूक्लियस थे वो 4 हो जाते हैं। 4 होने के बाद अब क्या होगा, अब ये सेप्टा बन जाती है इनके बीच में, और 2 एक में चले जाते हैं, एक एक में, एक एक में, और 2 एक में, ये अलग अलग जो है सेल्स में, ठीक है। फिर कैरियोगैमी हो जाती है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है और डिप्लॉइड बन जाता है, और डिप्लॉइड होने के बाद फिर एक म्यूसिस, एक माइटोसिस, यानी कि टोटल 8 एस्कोस्पोर, और ये स्ट्रक्चर क्या है, एस्कस, ठीक है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ईस्ट में देखा था उसमें भी हमने एस्कस फॉर्मेशन देखा, और यहाँ पर भी हमने एस्कस फॉर्मेशन देखा, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखा जो कि पेनिसिलियम है। तो ईस्ट में भी देखा और पेनिसिलियम में भी देखा, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको नज़र डाल लेनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये एस्परजिलस है जिसको हम ग्रीन स्मोकी माउल्ड, एक्चुअल में आज थोड़ी सी गलती ये हुई है कि मैं इनको इटैलिक्स में नहीं कर पाया, एक्चुअल में थोड़ा सा वर्क बर्डन आज ज़्यादा था, इस वजह से मैंने थोड़ी जल्दी में स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। लेकिन वैसे कोई मिस्टेक नहीं है, बस हाँ यही एक कमी रह गई है कि मैंने इटैलिक्स में नहीं किया, तो आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में ज़रूर याद से, न्यूरोस्पोर्स को। तो ये जो ग्रीनी स्मोकी जो माउल्ड है कंटामिनेट करती है लैब के कल्चर्स को, यानी कि लैब में जो भी हम ग्रो करते हैं, लाइक बैक्टीरिया के अगर हम ग्रो कर रहे हैं या कुछ और ग्रो कर रहे हैं, तो उनको जो है एक तरह से कंटामिनेट कर देती हैं, तो ये वहाँ पर ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। और इसे हम इन्हें वीड ऑफ लैब भी बोलते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि वीड ऑफ लैब हम कौन सी फंजाई को बोलते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फूड स्टफ, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स को भी ये एस्परजिलस जो क्या करती है, स्पॉइल करती है। आफ्टर दैट कुछ इन्फेक्शंस के लिए भी एस्परजिलस की कुछ फंजाई, जैसे कि हमारे अंदर लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल भी, कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, एंजाइम, सिट्रिक एसिड, एंटीबायोटिक्स वगैरह में भी ये यूज़ की जाती है एस्परजिलस। न्यूरोस्पोरा जो पिंक ब्रेड माउल्ड है, और क्योंकि इसको हम एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा, और इसी वजह से हम इसको ड्रोसोफिला कहते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये जो ड्रोसोफिला है ना, ये इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा जो हम रिसर्च करते हैं ना, चाहे वो जेनेटिक्स की रिसर्च हो या दूसरी रिसर्च हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है इस ड्रोसोफिला नाम के इंसेक्ट पे, ठीक है। और इसी वजह से जो है इस न्यूरोस्पोरा को हम प्लांट किंगडम का क्या कह देते हैं,
ड्रोसोफिला बोल देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मोरल्स और ट्रफल जो कि एडिबल होती हैं, क्योंकि इनके एस्कोकार्प यानी कि इनका जो फ्रक्टिफिकेशन होता है वो जो एस्कोकार्प होता है वो एडिबल होता है, ठीक है। और ये भी एडिबल होते हैं, सबटेरेनियन होती है यानी कि अंडर द अर्थ होती हैं ये, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मोरल है और ये मोरल का एस्कोकार्प है, और ये ब्लैक ट्रफल, वाइट ट्रफल, अलग अलग तरह के ट्रफल यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सबके स्ट्रक्चर्स विद डायग्राम सारी चीज़ समझा दी है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी चीज़ नहीं रही है। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ओके, सो टिल बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।